Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Abdul Rafi here again, and today we are going to start from types of gold alloys and we will cover the remaining chapter number 7. So starting from the types of gold alloys, there are 4 types of gold alloys. Okay, type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 1 has low strength, which is used for casting of the subjects to very slight stress, for example inlays. अच्छा, जो टाइप 1 गोल्ड एलॉय होता है उसके पास मैक्सिमम गोल्ड होता है, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गोल्ड होती है, इसलिए वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा मेलिएबल होता है, ज़्यादा डक्टिलिटी होती है और इसी वजह से वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की कास्टिंग करता है जिन पर वेरी स्लाइट स्ट्रेस आए, वेरी स्लाइट ऑक्लूजल लोडिंग हो या फोर्सेस हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनलेस। अब इनलेस क्या होते हैं? इनलेस आपके पास वो इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस होती हैं जो कि ऑक्लूजल सरफेस पे पिट्स एंड फिशर्स को कवर करती हैं एंड अप टू 1 कस्प कवर करती हैं। अगर 1 कस्प से ज़्यादा इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन कवर करती है यानी 2 कस्प भी हो जाए तो वो ऑनलेज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 2 हैज़ मीडियम स्ट्रेंथ एंड इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग सब्जेक्ट्स टू मॉडरेट स्ट्रेस। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास इनलेज एंड ऑनलेज दोनों आते हैं। ऑनलेज जैसा मैंने बताया कि वो इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन जो कि मोर देन 1 कस्प इन्वॉल्व कर दे, ठीक है, दोज आर ऑनलेज। नाउ गोइंग टू type 3. Type 3 has high strength. You can observe one thing from type 1 to type 4 के strength बढ़ रही है, ठीक है। ये क्यों बढ़ रही है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। High strength, type 3 high strength. It is used for casting subjects to high stress. For examples, onlays, thin cast backings, पॉन्टिक्स। अब पॉन्टिक्स क्या होते हैं? पॉन्टिक्स वो पार्ट होता है एफपीडी का या तो आपके फिक्स ब्रिज का, ठीक है, जो के प्लेस होता है ओवर द मिसिंग तत्व। फुल क्राउन जो होते हैं वो आपके अबटमेंट्स के ऊपर होते हैं एंड सैडल्स। अच्छा, लास्टली द टाइप 4. टाइप 4 alloys has extra high strength which is used for casting subjects to very high stress and thin in cross section. थिन एंड क्रॉस सेक्शन होगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, बट टाइप 4 एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ की वजह से जो भी चीज़ आप थिन क्रॉस सेक्शन में बनाओगे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सैडल्स, बार्स, फॉर एग्जांपल सीपीटी में जो बार्स बनते हैं, क्लैस्प, क्राउन्स, ब्रिजेस एंड पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क का। नाउ आई हैव टोल्ड के टाइप 1 से टाइप 4 तक आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो भी प्योर मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब टाइप 1 से टाइप 4 में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो आपका मेटल सॉफ्ट नहीं रह रहा, ठीक है। तो यानी उसमें आपका स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है और क्यों सॉफ्ट नहीं रह रहा? क्योंकि आप दूसरे डिफरेंट मेटल्स उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो। तो टाइप 1 से टाइप 4 तक हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अदर नोबल मेटल्स इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड्स फॉर डेंटल गोल्ड कास्टिंग alloys. Standard for dental gold casting alloys require a noble metal content of at least 75%. यानी कोई भी आपके पास डेंटल गोल्ड कास्टिंग एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स हों, ठीक है। तो यानी एक तो गोल्ड होगा, दूसरा कोई और नोबल मेटल हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें ओवरऑल नोबल मेटल की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 75%। गोल्ड कंटेंट और नोबिलिटी decreases from type 1 soft to type 4 extra high strength alloy। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि नोबिलिटी यानी गोल्ड कंटेंट कम हो रहा है और दूसरे नोबल मेटल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए टाइप 1 से टाइप 4 तक आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है और इसलिए नोबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है और सॉफ्टनेस भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ फर्दरमोर nobility of gold alloys is often indicated either by a कैरेट वैल्यू और a फाइनेस वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे कि कैरेट वैल्यू क्या होती है और फाइनेस वैल्यू क्या होती है और इनकी परसेंटेजेस या तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैरेट वैल्यू।
कैरेट वैल्यू क्या होती है? कैरेट वैल्यूज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय, यानी 24 पार्ट्स जो हैं यहाँ पर ये एक स्टैंडर्डाइज मैग्नीट्यूड है, यानी 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय में कितना पार्ट्स बाय वेट गोल्ड होगा। ठीक है, ये 22 पार्ट से आगे भी हो सकता है, 100,000 कर लें, ठीक है, लेकिन वो फिर कैरेट वैल्यू नहीं होगी। कैरेट वैल्यू हमेशा 24 पार्ट से ही निकाली जाएगी, यानी ये स्टैंडर्डाइज मैग्नीट्यूड है इसका। नाउ फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट द कैरेट वैल्यू ऑफ टाइप 2 एलॉय कंटेनिंग 75% गोल्ड। आपके पास जो टाइप 2 गोल्ड एलॉय होता है उसमें 75% गोल्ड होता है, तो इसकी कैरेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइप 2 गोल्ड एलॉय है, ठीक है, उसमें 75% हमारे पास गोल्ड है, ठीक है। हमने कहा कि जितना भी गोल्ड हो उसको हम 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय से देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 alloy has 75% gold. Okay, now we will multiply it with 24, that is parts of alloy, and यहाँ पे परसेंटेज का साइन था तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कैरेट वैल्यू होगी, एंड टाइप 2 एलॉय की कैरेट वैल्यू है 18। यानी जिस भी एलॉय में, यानी टाइप 1 एलॉय में अगर 100% गोल्ड है, यहाँ पे अगर मैं 75 की जगह 100 कर दूँ, यहाँ पे मैं 75 की जगह 100 कर दूँ और 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2400 आंसर आएगा। उसे 100 से डिवाइड करूँगा तो 24 कैरेट वैल्यू आएगी, यानी 24 कैरेट इज़ द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गोल्ड, या तो मैक्सिमम कैरेट वैल्यू ऑफ गोल्ड, ठीक है, जिसमें प्योरेस्ट और गोल्ड होगा और हाईएस्ट नोबिलिटी होगी। इसी वजह से आपके जो ज्वेलर्स होते हैं वो कैरेट में आपकी गोल्ड की ज्वेलरी चेक करते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक चीज़ है हमारे पास फाइनेस्ट वैल्यू, ठीक है। फाइनेस्ट वैल्यू क्या होती है? फाइनेस्ट वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड इन 1000 पार्ट्स ऑफ एलॉय, ठीक है। ऊपर 24 पार्ट्स से मैंने कहा कि वो 100 भी हो सकते हैं और वो 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो कैरेट वैल्यू नहीं रहेगी। अगर 1000 होंगे तो वो फाइनेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फाइनेस्ट वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हो कि फॉर एग्जांपल टाइप 2 एलॉय में हमारे पास 75% गोल्ड है, ठीक है। 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से और डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास 750 फाइनेस्ट वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर 100 कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एज इन टाइप 1 एलॉय, ठीक है, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 1000। तो जिस भी कास्ट की, ज्वेलरी की, किसी भी चीज़ की फाइनेस्ट वैल्यू 1000 होगी, यानी उसमें प्योर गोल्ड है और 100% गोल्ड है और कोई भी नोबल मेटल उसमें मिक्स नहीं किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन, फॉर डेंटल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज द मिनिमम नोबल मेटल, जितने भी नोबल मेटल्स हैं उनकी परसेंटेज टोटल पीछे भी बताया कि 75% होना चाहिए, बट एटलीस्ट 65% उसमें से शेल बी गोल्ड, वाइल इज द रिमेनिंग नोबल मेटल कॉम्पोनेंट्स शेल बी प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम, रूथेनियम एंड रोडियम, ठीक है। ये वाले आप नोबल मेटल्स आप गोल्ड के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड कास्टिंग एलॉयज, जिसमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है पैलेडियम। नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टाइप 1 गोल्ड एलॉयज से टाइप 4 गोल्ड एलॉयज तक इंक्रीज़ होती हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। अब जो इंक्रीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? हार्डनेस, ऑब्वियसली जब स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो हार्डनेस इंक्रीज़ होगी, और हार्डनेस मैंने पहले भी बताया है इज़ रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। सो ना हार्डनेस इंक्रीज़ होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज़ होगी। क्योंकि डिफ़ॉर्मिटी देर से आएगी, जितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा उसमें डिफ़ॉर्मिटी देर से आएगी, यानी परमानेंट डिफ़ॉर्मेशन देर से आएगी। मैंने पहले भी बताया डेंटल मटेरियल्स का सब्जेक्ट उसका सबसे अच्छा होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल, केमिकल सबसे अच्छी होंगी, ठीक है जी। फर्दर मोर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है और फोर्थ थिंग कोरिंग इंक्रीज़ होती है। इसको एज अ डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं क्योंकि कोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोरोजन से। जितनी ज़्यादा कोरिंग
उतनी ज़्यादा कोरोजन। और कोरिंग मैंने एक्सप्लेन की हुई है मेटल एंड एलॉयज़ में चैप्टर नंबर 6 में। यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ कोरिंग। अच्छा जी, अब जो प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होती हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 डक्टिलिटी, ऑब्वियसली जब हार्डनेस इंक्रीज हो रही है तो डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। नंबर 2 मेलिएबिलिटी, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज हो रही है तो मेलिएबिलिटी डिक्रीज होगी। नंबर 3 कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप टाइप 1 से टाइप 4 की तरफ जा रहे हो तो कोरिंग इंक्रीज हो रही है। कोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोरोजन के, और जब कोरोजन बढ़ेगी तो कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। एंड लास्टली नोबिलिटी, ऑब्वियसली नोबिलिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो नोबल मेटल का कंटेंट है, जो कि गोल्ड का कंटेंट है, वो टाइप 1 से टाइप 4 तक डिक्रीज हो रहा है। अब ये हार्डनेस, प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो क्यों रही है? नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। Now we will discuss about why there is increase in hardness. So the increase in hardness is observed when nobility decreases. Obviously from type 1 to type 4 nobility decrease हो रही है. It's primarily due to solution hardening effect of alloying metals which all form solid solutions with gold. Solution hardening chapter number 6 metal and alloys में मैंने बताई हुई है। मैं वापसी बताऊंगा कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन हार्डनिंग, और सॉल्यूशन हार्डनिंग की वजह से आपकी हार्डनेस कैसे इंक्रीज़ हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ हो रही है, आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट कैसे इंक्रीज़ हो रही है। सो मूविंग ऑन, so now what is solution hardening? Solution hardening is thought to be due to the fact that atoms of different atomic radii within the same lattice form a mechanical resistance to the movement of dislocation along slip planes. आप इस डेफिनेशन को कॉपी भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई एक फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल है, ठीक है, उसमें एक ही जैसे एटम्स होंगे और उसका सेम एटॉमिक रेडाई होगा, यानी एटम्स का रेडियस सेम होगा। जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें मोस्टली एटम्स सेम रेडाई के, जब भी इनको ये स्लिप प्लेन्स पे इनकी मूवमेंट होगी, इनकी डिसलोकेशन होगी, तो दे कैन रोल ओवर ईच अदर प्रिटी ईजिली। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इस वजह से इनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आराम से हो सकती है। ये सॉफ्ट होंगे ऐसे मेटल्स, और इनकी स्ट्रेंथ लो होगी। फॉर एग्जांपल टाइप 1 एलॉय जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर गोल्ड है। इसी वजह से प्योर गोल्ड या तो फिर प्योर मेटल्स लेस हार्ड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी प्रोपोर्शनल लिमिट कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेम एटॉमिक रेडाइज होते हैं एंड दे कैन मूव ईजिली अलॉन्ग स्लिप प्लेन्स। अब इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट कब आता है? जब आप एक एलॉय के साथ दूसरा एलॉय मिक्स कर दो, यानी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के गोल्ड एलॉयज़ की तरफ आ रहे हो, तो उसमें पैलेडियम इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो कुछ एटम्स होंगे गोल्ड के, कुछ एटम्स होंगे पैलेडियम के, कुछ होंगे रोडियम के। तो दे ऑल एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडाई, ठीक है, सबका डिफरेंट एटॉमिक रेडाई होगा, यानी किसी का रेडियस छोटा, किसी का रेडियस बड़ा। जब आप इन एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रोल करोगे या तो फिर मूवमेंट कराओगे अलॉन्ग स्लिप प्लेन से, दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस होगी तो स्लिप प्लेन्स के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई डिसलोकेशन नहीं होगी, या होगी तो बहुत देर से होगी या बाद में। इसी वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसी वजह से हार्डनेस ज़्यादा, इसी वजह से प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा। अब हम जो बात कर रहे हैं बार बार कि भाई हम प्लेटिनम एंड पैलेडियम अलॉयज़ या मेटल्स हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या एडवांटेज हो रहा है या क्या डिसएडवांटेज हो रहा है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम ऑन गोल्ड कास्टिंग अलॉयज़। नंबर 1 दे कॉज सॉल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट, जो कि ऊपर बताया, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज होगी, ठीक है। दे इंक्रीज कोरिंग। अच्छा, अब कोरिंग तो इंक्रीज हो गई है, ऑब्वियसली वी डोंट वांट अ कोड स्ट्रक्चर, ठीक है। कोड स्ट्रक्चर आ गया तो यानी कोरोजन रेजिस्टेंस आपकी कम और कोरोजन ज़्यादा। तो इस कोरिंग को हम रिमूव करते हैं होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट। इट कैन बी आस्क्ड इन एन MCQ। अदर देन दैट, आप किसी भी मेटल में
आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दो, उसके 2 से 3 इफ़ेक्ट्स आते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ की वजह से। इसी तरह जब भी आपको किसी एलिमेंट की या किसी एलॉय की आपने प्योरिटी चेक करनी होती है तो आप सबसे पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हो कि एग्जैक्ट आ रहा है तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। तो ये तो हो गई इम्प्योरिटीज़ की बात। बट जब हम गोल्ड में प्लेटिनम और पैलेडियम इंक्रीज़ करेंगे, जब भी सेम इफेक्ट आएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वो हायर टेम्परेचर्स पे जाके मेटल मेल्ट करेगा या डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे एलॉयज़ की ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट भी ज़्यादा होगी, एंड दे कैन बी यूज इन सोल्डरिंग। ठीक है, so this was it for today's lecture. Further we will complete gold and alloys in next chapter. Thank you, and if you like the video, find it helpful, find it understanding, please do mention it in the comments, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.